हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस सीरीज़ में क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिज़िक्स की जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। आज लेक्चर नंबर 5 में हम यूनिट नंबर 11 के जो बकाया क्वेश्चन उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, इफ़ a person places his ear on rail of railroad for determination of coming train, why is this done and how does it work? कहते हैं कि एक बंदा है, वो रेल की पटरी पर जो है अपना जो कान है वो रखते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन, एक आने वाली ट्रेन की डिटर्मिनेशन के लिए। वाई इज दिस डन, वो ये क्यों करता है, एंड हाउ डज इट वर्क, और ये किस तरह काम करता है। इसी क्वेश्चन से स्टेटमेंट किस तरह बनाना है, तो यहाँ से जो ये लास्ट वाला जुमला है, वाई इज दिस डन एंड हाउ डज इट वर्क, इसको हटा देते हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट बन जाता है हमारे पास ये। A person places his ear on rails of railroad for determination of coming train. आने वाली ट्रेन की डिटर्मिनेशन के लिए एक बंदा जो है वो अपने कान को रेल की पटरी पर जो है रखते हैं। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। तो इसी स्टेटमेंट का डायग्राम है ये। देखिए, ये एक बंदा है और ये एक रेल की पटरी है। इस पर इसने अपने कान रख दिए हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन, एक आने वाली ट्रेन की डिटर्मिनेशन के लिए। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो ये क्यों करता है एंड इसकी वजह क्या है। तो इसी स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसी क्वेश्चन के लिए हमारे जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो होगा ये। द साउंड प्रोफिगेट फास्टर एंड सॉलिड देन एयर। जो साउंड है वो सॉलिड में जो है वो फास्टर प्रोपिगेट होती है एज कम्पेयर टू एयर, यानी हवा की बनिस्बत, यानी गैस जो है, हवा चूँकि गैस है जैसे कि हमने ब्रैकेट में लिखा है, तो गैस की बनिस्बत जो सॉलिड मटेरियल है उसमें साउंड जो है वो तेज़ी के साथ प्रोपिगेट होती है। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी रीजनेबल क्वेश्चन है, तो हमने थर्ड स्टेप में लिखना है रीज़न। इसी क्वेश्चन का रीज़न ये है, एज द रेल ऑफ रेल रूट आर मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल। जो रेल की पटरी है वो सॉलिड मटेरियल से बनी हुई होती है, एंड विच स्पीड ऑफ साउंड एज नियरली 5000 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड मटेरियल में जो है तकरीबन स्पीड ऑफ साउंड वो 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। while and एयर द स्पीड एज 343 मीटर पर सेकेंड, जबकि हवा में जो है वो रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, ये 343 मीटर पर सेकेंड होती है। सो a person places his ear in on railroad to indicate sooner the arrival of train through vibration sound waves। यानी जो वाइब्रेशन है वो तो साउंड वेव्स ही होती है, यानी साउंड वेव जो है ये ट्रेवल करता है वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है। एंड रेल रोड, यानी रेल रोड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं विच इज़ फास्टर देन ईयर। यानी एक बंदा जो है वो रेल की पटरी पर अपनी कान को इसलिए रख देते हैं क्योंकि रेल की पटरी ये सॉलिड मटेरियल से बनी हुई होती है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 5000 मीटर पर सेकंड होती है। इसी मकसद के लिए कि जो अपकमिंग ट्रेन है उसकी इंडिकेशन हो जाए सोनर, जल्दी हो जाए, ठीक है। द अराइवल ऑफ ट्रेन थ्रू वाइब्रेशन, यानी जो अराइवल ऑफ ट्रेन है वो वाइब्रेशन के थ्रू उसकी इंडिकेशन करने के लिए वो अपने कान को रेल की पटरी पर रख देते हैं, क्योंकि जो रेल की पटरी वो सॉलिड मटेरियल से बनी हुई थी और सॉलिड मटेरियल में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। When you watch a thunderstorm, you see the lightning first and you'll hear the thunder afterward. Why is the thunder delayed? कहते हैं कि जब आप किसी थंडरस्टॉर्म को देखते हैं तो जो लाइटनिंग है यानी चमक जो है वो आप पहले देखते हैं
एंड यू हेयर द थंडर आफ्टरवर्ड, और जो गरज है वो आप बाद में सुनते हैं। तो ये क्यों होता है, यानी जो थंडर है वो डिले क्यों होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट बनाना है इस तरह। व्हेन समवन, कोई बंदा है वो वॉचिंग करता है, वॉच अ थंडरस्टॉर्म, एक थंडरस्टॉर्म को देखता है। ही शी सी द लाइटनिंग फर्स्ट, वो लाइटनिंग को यानी गरज जो है वो पहले देखता है, एंड हेयर द थंडर आफ्टरवर्ड, और जो लाइटनिंग के बाद है वो थंडर को जो है वो सुनता है। तो इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। तो इस स्टेटमेंट का डायग्राम है ये। देखिए ये एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म होता है, ये लाइटनिंग है। ठीक है, और यहाँ थंडरस्टॉर्म, याद रखिए जो थंडरस्टॉर्म है इसके में जो लाइट प्रोड्यूस होती है और जो साउंड है यानी जो थंडर है वो एक ही वक्त में प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये बंदा जो है इसी लाइटनिंग को पहले देखता है, और इसी गरज जो है वो बाद में सुनता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये गरज जो है ये बाद में क्यों सुनाई देता है। तो ठीक है, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है और स्पीड ऑफ लाइट है, ये कंसेप्ट हमारे जहन में होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन का मेन आइडिया बनता है ये, स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी जो चमक है उसकी स्पीड जो है ग्रेटर होती है देन द स्पीड ऑफ साउंड यानी गरज से। स्पीड ऑफ गरज चूँकि साउंड होते हैं तो इससे स्पीड से जो लाइट है यानी जो लाइटनिंग होती है उसकी स्पीड ऑफ साउंड से जो है ज़्यादा होती है। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन का रीज़न बयान करना है इस तरह। द As we know that during a thunderstorm, both light and thunder are produces at the same time। यानी हम जानते हैं कि जो थंडर स्टॉर्म होता है उसी के दौरान दोनों लाइट और जो थंडर यानी साउंड जो है वो एक ही वक्त में प्रोड्यूस्ड होती है। बट द लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट, जबकि जो लाइटिंग है उसको हम पहले देखते हैं, वाइल थंडर इज हेard लेटर, जबकि जो गरज है जो थंडर है वो हम बाद में हमें सुनाई देता है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, क्योंकि जो चमक होती है जो लाइटनिंग होती है उसकी स्पीड जो है थंडर से यानी साउंड से जो है वो ज़्यादा होती है। एंड रीच सोन टू द आई देन थंडर टू ईयर, और जो लाइटनिंग है यानी जो चमक है वो आंख में पहले जो है वो रिसीव होती है यानी जल्दी रिसीव होती है एज़ कम्पेयर टू द थंडर टू ईयर। जो थंडर है वो ईयर तक पहुंचने से पहले जो लाइटनिंग है जो थंडर है जो गरज है वो पहले यानी जो चमक है वो पहले आंख को पहुंच जाती है एज़ कम्पेयर टू द थंडर टू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। If the speed of sound is dependent on frequency, would music from marching band be enjoyed? कहते हैं कि अगर स्पीड ऑफ साउंड ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता हो, यानी फ़र्ज करें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, डिपेंड करता है, तो क्या जो मार्चिंग बैंड है उसकी जो म्यूज़िक है वो हम इंजॉय कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट हमारे पास बन जाता है ये, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्वेंसी जो देन द म्यूजिक फ्रॉम मार्चिंग बैंड वुड बी एंजॉयड और नॉट। यानी जो अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता हो तो जो म्यूज़िक जो मार्चिंग बैंड है उसकी म्यूज़िक हम इंजॉय कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। तो इस स्टेटमेंट का डायग्राम है ये, देखिए ये एक मार्चिंग बैंड है और ये एक ही वक्त में जो है ये म्यूज़िक को प्ले करता है। तो अगर इसकी जो साउंड है अगर ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता हो तो क्या इसकी जो म्यूज़िक ये ट्यून करता है जो प्ले करता है क्या ये हम इंजॉय कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो इस स्टेटमेंट के लिए मेन आइडिया हमारे जहन में होना चाहिए ये, द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड फ्रिक्वेंसी, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है और फ्रिक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर ये रिलेशन हमें मालूम हो तो इसी क्वेश्चन का रीज़न हम बयान कर सकेंगे। इसी क्वेश्चन का रीज़न हमारे पास है ये, नो,
क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता हो तो हम जो मार्चिंग बैंड है उसकी म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो नो, वी कैन नॉट एंजॉय इट. The speed, if the speed of sound as depend on frequency, then music from marching band will not be enjoyed. जो स्पीड ऑफ साउंड अगर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता हो तो हम मार्चिंग बैंड की जो अब म्यूज़िक है वो हम इंजॉय नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन मार्चिंग बैंड different musical instrument are playing simultaneously. जो मार्चिंग बैंड है वो मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को एक ही वक्त में जो है वो ट्यून करता है एंड प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी. ज़ाहिर बात है जब डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तो उससे डिफरेंट साउंड जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाले प्रोड्यूस्ड होती है. एंड स्पीड, इसको हम जो स्पीड और जो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है हम उसको रिलेट करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, v इज इक्वल टू लैम्डा ज़रबी एफ, जिसको हम कहते हैं जनरल वेव इक्वेशन, विच विल रीच द ईयर एंड डिफरेंट टाइम्स. यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है अगर वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता हो तो जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे ईयर को जो है मुख्तलिफ वक्त में पहुँचेगी एंड विल प्रोड्यूस्ड अनप्लेजेंट सेंसेशन, और एक नाखुशगवार एहसास हमें दिलाई देता है जिसको हम कहते हैं नाइस. यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है अगर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता हो तो जो म्यूज़िकल जो मार्चिंग बैंड है उसकी म्यूज़िक हमारे कानों पर जो है मुख्तलिफ वक्त में पहुंच पाएगी जिसकी वजह से हमें अनप्लेजेंट सेंसेशन महसूस होगा, जिसको हम कहते हैं नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9. कहते हैं व्हाई डज योर वॉइस साउंड फुलर इन द शावर. यानी आपका जो आवाज़ है वो बाथरूम में क्यों फुलर यानी भारी होता है. तो इसी क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट हमने इसी तरह बनाना है कि जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स है वाई और इसके साथ जो डज है इसको भी हटा देते हैं और ये क्वेश्चन मार्क इसको भी हटा देते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट हमारे पास बन जाता है ये, योर वॉइस साउंड फुलर इन द शावर. यानी शावर बाथरूम को कहते हैं. अगर बाथरूम में जो है आपकी आवाज़ वो फुलर होती है यानी भारी होती है. इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं. तो इस स्टेटमेंट का डायग्राम है ये. देखिए ये एक बंदा है वॉशरूम में नहा रहा है और यहाँ पर ये आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस्ड करता है. तो इसका जो आवाज़ प्रोड्यूस्ड होता है ये क्यों फुलर होती है यानी ये क्यों भारी होता है, आपसे ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है. तो इसी स्टेटमेंट से जो आइडिया हमारे जहन में आना चाहिए वो होगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. यानी हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है उसका नॉलेज हमें मालूम होना चाहिए तभी हम इसी क्वेश्चन का रीज़न बयान कर सकेंगे. तो इसी क्वेश्चन का रीज़न हमारे पास है ये, मोस्टली द सर्फेसिस ऑफ वॉल्स ऑफ शावर बाथरूम आर मेड स्मूथ एंड हॉट फ्रॉम विच साउंड रिफ्लेक्ट बेटर. यानी जो बाथरूम है यानी शावर है उसकी ज़्यादातर केसेस में जो उसकी वॉल्स है वो स्मूथ होती है एंड हार्ड होती है जिससे साउंड जो है वो बेहतर तौर पर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं. द साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ शावर मूव बैक एंड फोर्थ. जो साउंड जो वॉल्स ऑफ द शावर है जो बाथरूम की दीवार है उससे बैक एंड फोर्थ वो रिफ्लेक्ट होती है. यानी एक दीवार से रिफ्लेक्ट हो दूसरे के साथ टकराते हैं, दूसरे से रिफ्लेक्ट हो तीसरे के साथ टकराते हैं. तो वहाँ पर बैक एंड फोर्थ जो है वो रिफ्लेक्शन होती है. एंड डू नॉट डाई क्विकली, और जल्दी जो है वो रिफ्लेक्शन इन जो साउंड है वो ख़त्म नहीं होता. ड्यू टू विच यूर वॉइस सीम्स पावरफुल, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ जो है ये पावरफुल होती है एंड यू आर हिटिंग दीज हाई नोट एंड शावर्स, जिसकी वजह से आप जो अपनी आवाज़ है उसको भारी महसूस कर सकते हैं. दैट्स वाई, यही वजह है योर वॉइस साउंड फुलर इन द शावर देन एन ओपन स्पेस. यानी जो बाथरूम है उसमें आपकी आवाज़ जो है वो क्या होती है, फुलर होती है एज़ कम्पेयर टू द ओपन स्पेस. यानी ये बाथरूम में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, जो साउंड है वो बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्ट होती है और जो आपकी आवाज़ है वो जल्दी डाई नहीं होता यानी ख़त्म नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ जो है वो फुलर होती है यानी भारी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. वाई इज इट सो क्वाइट आफ्टर स्नोफॉल. स्नोफॉल के बाद जो है जब स्नो हो जाती है तो उसके बाद खामोशी क्यों होती है.
आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाना है इसी तरह, दैट इज इट इज क्वाइट आफ्टर स्नोफॉल। तो इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट बन जाता है ये, इट इज क्वाइट आफ्टर स्नोफॉल, स्नोफॉल के बाद जो है खामोशी होती है। इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। तो इसी स्टेटमेंट का डायग्राम है ये, देखिए ये जो है स्नो है, और स्नो के बाद यानी जब बर्फबारी हो जाती है तो बर्फबारी के बाद जो है वो काफ़ी खामोशी होती है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये खामोशी क्यों होती है, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट के यानी इसी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमारे जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो होगा ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस साइलेंस, यानी जब साउंड जो है वो एब्जॉर्ब होती है तो हमारे पास जो साइलेंस है वो प्रोड्यूस्ड होती है। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन का रीज़न बयान देना है इसी तरह, एज वी नो दैट porous surfaces absorb sound, यानी जो porous surfaces सुराखदार surfaces होती है वो क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करती है वेरी वेल, अच्छी तरह जो है साउंड को एब्जॉर्ब कर देती है। एंड वी सी दैट स्नो ऑन द surface ऑफ अर्थ becomes porous, और हम देखते हैं कि जब स्नो जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ जाती है तो वो पोरस होती है, ड्यू टू विच इट एब्जॉर्ब्स अ गुड अमाउंट ऑफ साउंड, और जिसकी वजह से ये आवाज़ जो है वो अच्छी तरह की जो है एब्जॉर्ब करती है। दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट आफ्टर स्नोफॉल, और यही वजह है कि जो स्नोफॉल है उसके बाद जो काफ़ी खामोशी होती है। तो इसी रीज़न से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जब बर्फबारी हो जाती है तो बर्फबारी काफ़ी पोरस सरफेस होती है, यानी सुराखदार सरफेस होती है, जो कि काफ़ी साउंड को जो है अच्छी तरह एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो स्नोफॉल के बाद काफ़ी खामोशी होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, नेक्स्ट यूनिट के लिए देखते रहिए अल फारूक कोचिंग एकेडमी वाड़ी के चीफ ट्यूटर जिया।